हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आप हमारे वेरियस वीडियोस देख सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हमारा ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com या हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे है। यहाँ पे आप वेरियस मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आप वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कोई भी कूपन कोड नहीं मांगा जाता। 100% फ्री एजुकेशन क्वालिटी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है। तो इस सीरीज में जहाँ हम सैम्पल पेपर आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये है सैम्पल पेपर नंबर 6 क्लास 10th सोशल साइंस का है। यहाँ पे हम पूरा सैम्पल पेपर देखने वाले हैं, इंस्ट्रक्शन से लेके एंड करेंगे बिल्कुल कहाँ तक, आपके मैपिंग तक। हर एक एस्पेक्ट इंक्लूड करा गया है आपके सामने, और यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम आपके सामने लेकर आए हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस के हमने आपको क्या प्रेजेंट करे हैं, मॉडल आंसर्स प्रेजेंट करें। सी दीज मॉडल आंसर्स क्या होते हैं? ये मॉडल आंसर का मतलब ये नहीं होता है कि 100% करेक्ट है। मॉडल आंसर का मतलब ये होता है कि ये एक आंसर आपको डायरेक्शन दे सकता है आपका खुद का आंसर फॉर्म करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ टोटली 100% इन आंसर पर डिपेंड ना करके इनसे आइडिया लें, इनसे गाइडेंस लें और अपने खुद के आंसर क्या करें, फॉर्म करें। क्योंकि अल्टीमेटली खुद से करी हुई चीजें ही क्या होती हैं, एग्जाम हॉल में हमको रिटेन होती हैं। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आती है कि सर हम लोगों को सोशल साइंस के इतने बड़े बड़े आंसर याद नहीं रहते, कैसे याद करें, कैसी डिफिकल्टी करें, इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे कंसेप्ट्स हैं। सीधी सी कहानी है, खुद के नोट्स बनाइए और उनको खुद से करिए। खुद चीज़ें समझ के जब आप लिखेंगे, पेन डाउन करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट वहीं के वहीं 30 से 40% तो वहीं कॉग्निटिव इफेक्ट में चली जाती है। इसीलिए क्या है, ज़रूरी है कि आप इन आंसर को सिर्फ पेन डाउन मत करिए, ठीक है। इनसे इंस्पायर होइए, इनको एज अ गाइड यूज़ करिए और अपने खुद के आंसर फॉर्म करने की कोशिश करिए, अपने खुद के वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करिए। तब जाके ये क्या होगा, ये आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके माइंड में ये छप जाते हैं। साथ साथ इनकी खूब प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारी जो होराइजन होता है चीज़ों को समझने का, जो वो और बढ़ता है, एक्सपैंड होता है। और उसी के साथ साथ अल्टीमेटली क्या होता है, जब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम पेपर में आता है तो हमारा हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। इन सब बात से आप सब एग्री करेंगे कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे बहुत फेमिलियर होते हैं, बहुत प्रैक्टिस किए हुए होते हैं और उनमें हमको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट फिजिकल लेबर जो हम आसानी से कर सकते हैं। पेपर नंबर 6 है, सोशल साइंस का है, तो प्लीज़ एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वर्ड्स और लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। ये बहुत लेंदी पेपर जाता है, एज एक्सपेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पे वर्ड लिमिट का खेल है, पूरा का पूरा वर्ड लिमिट में अटेम्प्ट हमको करना पड़ता है। तो जस्ट अ काइंड रिमाइंडर, मैग्नेट ब्रेन्स जो है अपार्ट फ्रॉम फ्री एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है क्या, हमारे बुक्स। तो ये जो बुक्स हैं ये ई फॉर्म में और फिजिकल फॉर्म दोनों में आप रेडिली अवेलेबल हो चुकी है। आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके इन बुक्स को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपार्ट फ्रॉम रीडिंग मटेरियल आपके लिए आते हैं क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एनालिसिस के लिए, और आपकी इसी प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए लेकर आते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, बहुत मेहनत से, बहुत क्वालिटी के साथ हमने प्रिपेयर करा है। तो इफ़ यू वांट टू अवेल दीज सर्विसेज, दीज बुक्स, आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वहां से इन सबको परचेस कर सकते हो। चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट, पेपर के इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, क्या डिमांड करना चाह रहा है पेपर, क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये पूरी बातें करते हैं। तो पेपर आता है आपका 3 घंटे का। 3 घंटे टाइम इनफ नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, आपको सारे कंसेप्ट्स पता है, हर एक आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो 3 घंटे इनफ बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम टाइम अपना पेपर मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है कि कितने मिनट में एक सवाल हो जाना चाहिए, क्या वर्ड लिमिट है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर ये चीज़ें नहीं आती है और आपको बहुत पता है, आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे कि आई कुड हैव डन मच बेटर, बट मैं नहीं कर आ पाया। तो इसलिए स्पीड बहुत ज़रूरी है। स्पीड विथ एक्यूरेसी समथिंग जो कि हम सबको थ्राइव करना चाहिए फॉर इन दिस पर्टिकुलर, स्पेशली सोशल साइंस के पेपर में। टोटल मार्क्स की बात कर लेते हैं तो 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है। ये 80 का क्यों है, 100 का क्यों नहीं है, इसका रीज़न समझो। मार्किंग स्कीम सीबीएसई के अकॉर्डिंग कितनी है, 80 + 20। 80 मार्क्स का तो आपका ये हो गया पेपर, ठीक है। जो 20 मार्क्स होते हैं ये होते हैं इंटरनल, ठीक है। जो आपकी पीरियोडिक असेसमेंट 1, पीरियोडिक असेसमेंट 2 और पीरियोडिक असेसमेंट 3 होता है, यहां से आपके बेस्ट 2 स्कोर्स लिए जाते हैं और उसको कन्वर्ट, जो भी 2 स्कोर्स है ना वो आउट ऑफ 100 लिए जाएंगे। दैट मीन्स आपके इसमें आपका जो पेपर है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट है, मल्टीपल असेसमेंट है, पोर्टफोलियो, सारे मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 100 जो हैं वो लेते हैं, उसको बेस्ट ऑफ 2 स्कोर्स को कंबाइन करके उसको 20 में से कन्वर्ट करा जाता है और फिर भेजा जाता है सीबीएसई को। तो अगर आप 80 में से 80 भी लेकर आ रहे हो और अल्टीमेटली इस 20 में से 0 लेकर आ रहे हो, तो आपका ओवरऑल स्कोर कितना हो रहा है, सिर्फ 80 हो रहा है, ना कि 100 हो रहा है। तो प्लीज ये जो 20 मार्क है, इन
इनकी इंपॉर्टेंस को कम मत आंकिएगा, ये भी काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं आपके स्कोर को बूस्ट करने में। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। सेक्शन ए आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 से 20 है, 1 मार्क ईच है। यहाँ पे 20 में से 20 आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है आपकी। आप कभी ऐसा बिल्कुल मत समझिए, ये ही जो क्वेश्चन है ये डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं टॉपर्स में और सेकंड रैंकर्स और थर्ड रैंकर्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एमसीक्यू के बारे में। तो कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम रेगुलर एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो असर्शन एंड रीजन, इमेज या पिक्चर बेस, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम और फाइनली ट्रू और फॉल्स। और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस तो ऑफकोर्स है ही है। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, वो होता है आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ये अपार्ट फ्रॉम रेगुलर एमसीक्यू आप इस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सब की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स ईच होते हैं और 40 वर्ड्स इनकी वर्ड लिमिट दी है। तो मैक्सिमम वर्ड लिमिट कितनी है? 40 वर्ड्स। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 10 वर्ड्स में इसको खत्म कराओ, ठीक है, कि जितना हो सके उतना क्लोज हमको 40 वर्ड्स के पहुंचना है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के हैं, मैक्सिमम वर्ड लिमिट दी है 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स हो गया ऑलमोस्ट हाफ पेज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के, 5 मार्कर्स आते हैं यहाँ पे 120 वर्ड्स। यहाँ पे 120 वर्ड्स जो होते हैं ये अगेन इसके कॉम्पोनेंट देखे जाए तो आंसर का होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ठीक है। बॉडी जो रहेगी ये रहेगी आपकी कम से कम 60 टू 70 वर्ड्स के बीच में रहेगी और रेस्ट ऑफ द वर्ड लिमिट आप डिवाइड कर सकते हो उसको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे समझना। मैं जो हूँ आपके लिए लेकर आया हूँ सिर्फ बॉडी, ठीक है, और इस बॉडी के बाद क्योंकि हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की नीड डिफरेंट होती है, तो जैसे जैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हम इनके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की बात भी करते जाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल आंसर। मॉडल आंसर का मतलब ये नहीं है कि यही आंसर आपको वहाँ लिखना है। मॉडल आंसर का मतलब ये होता है कि ये आंसर जो है ये आपको गाइड करेगा आपका खुद का आंसर बनाने में। ये इसको एज अ गाइडलाइन यूज करिएगा, अपने खुद के आंसर बनाइएगा, क्योंकि क्या होता है जब हम चीज़ें अपने आप से करते हैं ना तो वो हमारे बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं रह जाता है 100% में, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने खुद के आंसर्स बनाएं, अपने खुद की प्रैक्टिसेस करें। फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, लिखना कैसे है, क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता सकता हूँ, बट अल्टीमेटली प्रैक्टिस आप ही की। तो दिस इज माई अटरली रिक्वेस्ट टू यू, हम्बल एंड अ वेरी जुडिशियस रिक्वेस्ट टू यू कि आप प्लीज़ एक सेपरेट कॉपी बनाएं, उसमें आंसर राइटिंग बिल्कुल करें। आंसर राइटिंग के साथ साथ इसी फॉर्मेट में आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल यू नीड टू डू दिस। ये करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपके लिए सोशल साइंस एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट बनता रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें हैं यार कि जो आपको याद करनी है, लिखनी है, कंसेप्ट्स हैं, इतना वास्ट कोर्स है ऑलमोस्ट। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, खुद से आप आंसर राइटिंग चालू करें, और साथ साथ मॉडल आंसर मैं आपको प्रेजेंट करूंगा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे बात करते जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन आता है केस बेस्ड स्टडीज का। 4 मार्क का एक केस स्टडी बेस आएगा। जनरली यहाँ पे क्या होता है 1 मार्क के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज अ वेरी जनरल नोशन, जरूरी नहीं है, हो सकता है 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए। नेक्स्ट आता है मैप बेस्ड क्वेश्चन। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट क्या होता है, ऑलरेडी मैप में आपको मार्क करके दिया जाएगा और उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरे पार्ट में क्या होता है, आपको चीजें दी जाएंगी, रिटन दी जाएंगी और उनको आपको मार्क करना होगा कहाँ पे, मैप पे। कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं है। क्वेश्चंस में आपको चॉइस जरूर मिल सकती है, बट आज से कोई ओवरऑल चॉइस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है पेपर वाइज। चलिए पहले बात करते हैं सबसे पहले किसके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। सेक्शन नंबर ए है, 1 मार्कर ईच है। 1 से लेके 20 तक के क्या होंगे हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए। याद रखिएगा सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपके लिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड करना और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस करना। उसके अलावा आपको ये इस चीज से रूबरू कराना कि पेपर किस पैटर्न में आ सकता है, ठीक है। चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन पीपल एंड द डैश। तो लोगों के और किसके बीच में पॉलिटिकल पार्टी लिंक का काम करती है। तो पहला बात देखो, लीडर की बात होती है, लीडर खुद पॉलिटिकल पार्टी में होता है, ठीक है। ऑपोजिशन भी कहीं ना कहीं लीडर ही बनाता है, तो वो अपने आप ऑपोजिशन किसके एक्ट करता है, लोगों की डिमांड से एक्ट करता है। मीडिया की बात करें तो मीडिया का लिंक कोई भी नहीं है, आंसर जाएगा सी, गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट से लिंक करने के लिए बहुत जरूरी है किसका, पॉलिटिकल पार्टीज का होना, लोगों को गवर्नमेंट से लिंक करना। मैच द कॉलम, ठीक है भाई, हमारे सामने बुक्स या फिर आप न्यूज़पेपर कह सकते हैं,
वो दिए गए हैं और सामने ऑथर्स दिए गए हैं। चलो कोई बात नहीं। देखो हमेशा मैच द कॉलम का सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहला वाला और सबसे आखिरी वाला आप सॉल्व कर लो और यहाँ कॉलम्स मैच कर लो, ठीक है। बट ठीक है, दिस इज अ टाइम सेविंग थिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बीच के नहीं पता होंगे, बट हमेशा दो क्या करो, दो सबसे ईजिएस्ट लो, ठीक है। यहाँ पे इजीएस्ट की बात करते हैं तो हमको पता है बाल गंगाधर तिलक जो है वो केसरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला हमने सॉल्व करा, ठीक है। तो फर्स्ट का है सी, यहाँ सीधे ऑप्शन देखो फर्स्ट का सी कहाँ कहाँ आ रहा है, तो हमारे पास सिर्फ दो वाइबल ऑप्शन आ रहे हैं और ये सी कट गया, डी कट गया, आगे देखना ही नहीं, हमने खुद एलिमिनेट कर दिए अपने ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इजीएस्ट कौन सा है, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने क्या लिखा था, देखो अब केसरी कट गया है, ठीक है। बंगाल गजेट, संवाद कौमुदी या बॉम्बे समाचार, तो हमको पता है कि ये कहाँ थे, कोलकाता के थे, तो बॉम्बे समाचार तो लिखेंगे नहीं। हाँ, हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाता है, बंगाल गजेट और संवाद कौमुदी, तो ये है हमारे किसके, संवाद कौमुदी के, ठीक है। तो फोर्थ हो जाएगा क्या आपका बी। तो यहाँ पे फोर्थ देखो, यहाँ दोनों पे बी आ रहा है, कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। जेम्स ऑगस्टस हिकी की जब हम बात करते हैं तो अगर आप याद करें जो प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर था उसमें ये क्या करते थे, ये आपके ब्रिटिश ऑफिसर्स के गॉसिप रिलीज करा करते थे, किस में, कोई एक पर्टिकुलर पेपर में। तो वो पेपर कौन सा था, तो वो था आपका बंगाल गैजेट, ठीक है। तो सेकंड का हो जाएगा क्या, आप सॉरी ए, ठीक है, सेकंड का हो जाएगा ए। तो सेकंड का ए आ रहा है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंख बंद करना है, क्या करना है, ए पे टिक कर देना है। तो ऑब्वियसली फरुद्दीन मुजबेन किसके हो गए, आपके बॉम्बे समाचार के, ठीक है। थर्ड का हो गया डी। तो ये इंफॉर्मेशन एक नई हमको पता चली। लुक एट द पिक्चर गिवन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन। हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। पिक्चर देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें एक फ्रेंच इंसान है जो कि लौट रहा है और साथ में इज एक्टिंग एज अ पोस्ट पर्सन या पोस्टमैन, ठीक है। चलो, रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन, नाउ दिस पर्सन इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन, मतलब ये सही में कोई इंसान है जिसको रिप्रेजेंट करा गया पोस्टमैन से। तो ये कौन है, ठीक है। तो जिजेपी मैज़नी, नेपोलियन बोनापार्टे, ऑटो वन बिस्मार्क या जिजेपी गैरिबाल्डी, ठीक है। ये आंसर है क्या आपका, नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे 1813 में जब वो अपना बैटल लूज करता है, ठीक है, तब उसको ऐसा डिपिक्ट करा जाता है कि एज अ पोस्टमैन रिटर्निंग बैक टू फ्रांस। आंसर जाएगा इसका बी। द मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी शेयर कॉमन डैश। एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर जो हैं क्या शेयर करते हैं, तो ये क्या करते हैं, देखो जॉब्स और सर्विसेज तो जरूरी नहीं है, शेयर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक स्टेटस में भी हम देखते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस लोगों के बीच में होता है, ठीक है। सोशल स्टेटस में भी कुछ लोग जो हैं डिविजन्स कहीं ना कहीं होते ही एस्टैब्लिश होते हैं। ये लोग क्या फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल या आइडियोलॉजी जो है वो शेयर जो करते हैं, वो चीज़ कॉमन होती है कि हमको हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी ये है और हमको इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आगे काम करना है। आंसर क्या जाएगा इसका, ए, प्रिंसिपल्स। Currently there are dash regional parties in India. अब आपकी बुक में रीजनल पार्टी की क्वांटिटी दी है 52, बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इट इज 54। कितना है, 54। जो स्टेट पार्टीज हैं, 54 स्टेट पार्टीज हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड है एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। In some countries, the major political power oscillates between two parties. Such countries have a or an, ठीक है। देखो, main politics oscillate between two parties, ठीक है। मेन पॉलिटिकल पावर दो पार्टियों के बीच में ही खेल रही है। तो ये किसके हम एग्जांपल देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां लिबरल्स और डेमोक्रेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि दो पार्टी है, तो दो पार्टी सिस्टम क्या बोलते हैं इसको, टू पार्टी सिस्टम बोला जाता है। वन पार्टी सिस्टम का एग्जांपल चाइना, मल्टी पार्टी इंडिया, टू पार्टी यूएसए और ऑटोक्रेसी ऑफ कोर्स की बात है आपके अरब कंट्रीज। अ टेम्पररी पॉलिटिकल अलायंस बिटवीन टू और मोर पार्टी, ठीक है। वो क्या है, ये टेम्पररी पॉलिटिकल अलायंस है दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में, तो इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं पार्टीशन, ऑफ कोर्स सी बातें नहीं होगी, ओलिगार्की भी नहीं होती, टू पार्टी सिस्टम भी नहीं होगा, ये होता है क्या, कोalition। कोalition बोलते हैं जब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी मेजोरिटी फॉर्म नहीं कर पाती, तो एक्सक्यूज मी, तो वो दूसरे पार्टी का सपोर्ट लेके दोनों पार्टी या दो से ज्यादा पार्टी भी मिलकर क्या कर सकती है, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। और जब यही अलायंस क्या होता है, इलेक्शन से पहले फॉर्म करा जाता है, तो हम उसको बोलते हैं फ्रंट, क्या, ठीक है। अलाइड फ्रंट बोला जाता है, ना कि कोalition बोला जाएगा, ठीक है। कोalition कब होगा, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रही, और फ्रंट कब होगा, जब इलेक्शन से पहले ही वो लोग गठबंधन में आ जाते हैं।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इंडिया इज अकाउंटेबल फॉर इट्स डिसीजन एंड एक्शन टू। तो हमारे जो डिसीजंस हैं, जो एक्शंस हैं, वो किसकी तरफ अकाउंटेबल होते हैं? तो सिटीजन्स की तरफ अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, ये साफ हमको प्रियम्बल से पता चल जाता है। इकोनॉमिक डैश इज नॉट गारंटीड इन अ डेमोक्रेसी। कैसी चीज जो है वो एक डेमोक्रेसी में गारंटी नहीं होगी। ठीक है, एक इकोनॉमिक का एस्पेक्ट है। ठीक है, तो हमने बात करी थी, जब हम बात कर रहे थे प्रियम्बल के बारे में 9th क्लास में, तो हमने देखा था कि आपकी किसकी इक्वालिटी का जो ऑब्जेक्टिव था उसमें एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी आता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, मिसिंग हो जाती है एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। वहीं एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे इकोनॉमिक इक्वालिटी स्टैब्लिश करने के लिए कई सारे स्टेप्स भी लिए जाते हैं। इन रियलिटी पीपल इन डेमोक्रेसी कैन, इन रियलिटी पीपल इन अ डेमोक्रेसी कैन मतलब क्या कर सकते हैं? चूज देयर ओन लीडर्स, हैव इनकरप्टेबल मिनिस्टर्स। देखो इनकरप्टेबल मिनिस्टर्स, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल कंपटीशन बेसिकली क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे कंपटीशन होता है, ये चीज ऑप्शन नंबर बी इस्टेब्लिश कर पाना मुश्किल है। एक्सपेक्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सपेक्ट अ स्विफ्ट फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इन रियलिटी में क्या हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग में अगर गलत इंसान आ जाता है तो ऑफकोर्स ये बात है, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। डाइवर्सिटी है, कई सारी चीज़ें हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ। और बेसिकली आंसर आ जाएगा इसका ए, चूज देयर ओन लीडर्स। ये चीज़ जो है ये विदाउट एनी फेल फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डेमोक्रेसी ये चीज़ फॉलो करी जाती है। डेमोक्रेसी इंश्योर्स डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, येस ऑफ कोर्स। अनप्रेसिडेंट ग्रोथ इन इनकम, एकदम से कोई अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं देखी जाती। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, कुछ एस्पेक्ट्स में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफेंस। डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि नेशनल सिक्योरिटी और यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड क्लास, तो ऑफकोर्स सी बात है ये इंश्योर नहीं करता। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन अवॉइड करता है डेमोक्रेसी। द आंसर जाएगा ए है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। विच ऑफ दीज अलाउ सिटीजन्स टू नो एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट डिसीजन मेकिंग इन इंडियन डेमोक्रेसी? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? आर्टिकल 32 है। ठीक है, और ये क्या करता है? आपकी फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है। तो ऑफकोर्स ये बात है, ये आंसर नहीं होगा। राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 14, 15, 16 और 17। ठीक है, 18 भी आ जाता है उसमें। तो ये राइट टू इक्वालिटी भी क्या होता है? राइट टू इक्वालिटी बेसिकली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताता है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A अगेन सिर्फ रिलेटेड टू एजुकेशन है। नेक्स्ट आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि एक एक्सटेंशन माना गया है आर्टिकल 21 का। ये एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट की जो प्रोसीजर्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। द चैलेंज ऑफ एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इज एन, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में क्या चैलेंज आता है या कब चैलेंज आता है? जब हम डेमोक्रेसी को एक्सपैंड करते हैं, जब हम डेमोक्रेसी को फाउंड करते हैं और डीपन करते हैं, या रीसेंट वन। तो बात आती है उसके फाउंडेशन में, क्योंकि क्या होता है अल्टीमेटली डेमोक्रेसी बन जाती है तो उसके बाद चीज़ें आसान हो सकती हैं। चैलेंजेस तो ऑफकोर्स रहेंगे, ऑब्स्टिकल ऑफकोर्स रहेंगे, बट डेमोक्रेसी को बना के रखना, फाउंडेशन ले करना उसकी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज हो जाता है। Which of these is a challenge to democracy? कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो सब के सब क्या है? एक चैलेंज है किसके अगेंस्ट में? हम डेमोक्रेसी के उसमें। मिसिंग गर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मिसिंग गर्ल क्या है? एक रेफरेंस है। ठीक है, ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है? तो मैं मीनिंग बता देता हूँ आपको मिसिंग गर्ल का। मिसिंग गर्ल का मतलब ये नहीं कि लड़कियाँ मतलब मिसिंग हैं कहीं से। मिसिंग गर्ल का बेसिकली मतलब ये है, इट्स अ टर्म विच इज़ यूज इन पॉलिटिकल साइंस। तो मिसिंग गर्ल क्या होती है? जब जो जेंडर होता है, ठीक है, वो जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा चली जाती है। दैट मीन्स फीमेल की बहुत ज़्यादा कमी या फीमेल एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन जब बहुत नीचे गिर जाता है कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन, उस केस को हम बोलते हैं मिसिंग गर्ल। तो ये जो फीमेल का जो रेशियो है एक पॉपुलेशन में, ये कम क्यों होता है? तो मल्टीपल चीज़ों की वजह से होता है। तो जैसे कि अब बात करते हैं गर्ल हु वर नॉट अलाउड टू बॉर्न, तो मतलब फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात हो रही है। ठीक है, या फिर अब भ्रूण हत्या की बात हो रही है, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, अबॉर्शन की बात हो रही है फीमेल चाइल्ड का। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, रीजन होता है किस चीज़ का? मिसिंग गर्ल का। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में आप देखो, गर्ल्स वर किडनैप, पास्ड अवे, इमिग्रेटेड, ये क्या होते हैं? ये रीजंस नहीं है। ठीक है, क्या रीजन है? एक यही स्टेटमेंट है जो कि रिलेटेड करता है आपके टर्म मिसिंग गर्ल से। Which of these people
आर मोर लाइकली टू हैव यूनिक डेवलपमेंट गोल्स। तो ऑफकोर्स सी बात है, सभी के यूनिक डेवलपमेंट गोल्स होंगे। वेल टू डू फार्मर्स, रूरल वुमेन के अलग होंगे, स्मॉल फार्मर्स के अलग होंगे। जब हमने डेवलपमेंट पढ़ा था, हमने ये देखा था कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, ज़रूरी नहीं है उसका जो मोटिव या ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट हो वो दूसरे के साथ मेल खाए। हमेशा सबके इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। हमको ट्राई ये करना है कि सबके गोल्स साथ में लें और जो नेशनल डेवलपमेंट से मेल खा रहे हैं उन गोल्स को कंप्लीट करना। When is National Consumers Day celebrated? तो 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करा जाता है। Which of the following cannot be called income? इनमें से कौन सी चीज इनकम नहीं कहलाई जाती? तो डॉक्टर्स फी, लॉयर्स चार्जेस, तो ऑफकोर्स ये बात है इनकम है अपने आप में, तो ए, बी और डी कट गया, ठीक है। अब आता है फादर गिविंग सन मनी। तो ये क्या होता है? ये एक नॉन मार्केट एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दिस इज डन आउट ऑफ अफेक्शन, दिस इज डन आउट ऑफ नीड, दिस इज डन आउट ऑफ लव। तो इसलिए सी जो ऑप्शन है उसको इनकम नहीं कंसिडर करा जाएगा। Which countries with the following traits are most likely to be developed? इनमें से कौन से ऐसे ट्रेड्स होंगे जो एक डेवलप्ड कंट्री के होंगे? मीडियोकर स्कूल्स तो नहीं, मतलब मीडियम सी पढ़ाई है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफकोर्स नहीं। रोबस्ट हेल्थ केयर, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही डेवलप्ड हेल्थ केयर, यस दिस इज अ साइन ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। लो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लो एम्प्लॉयमेंट की भी बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट कम है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो ये ऑफकोर्स ही बात है। और ऑल ऑफ द अबव कट गया, आंसर क्या आ जाता है? बी, रोबस्ट हेल्थ केयर। Which of the following do you think has a poor economy? नॉर्वे, कंबोडिया, इंडिया, none of the above। तो नॉर्वे क्या है? एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। हम ज़्यादातर जितने भी इंडेक्सेस देखते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होती हैं ज़्यादातर टॉप 5 टॉप 10 में होती हैं। कंबोडिया की बात करें, एक एशियन कंट्री है, यहाँ की इकोनॉमिक कंपेरेटिवली ऑप्शंस जो दिए हैं उनसे काफ़ी वीकर है। आंसर क्या जाएगा इसका? बी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच हैं। मैं यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें देने वाला हूँ, इसको आगे और अपन कैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं वो चीज़ सीखेंगे। हाउ द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टुक प्लेस? ठीक है, तो गांधी जी गेव एन अल्टीमेटम थ्रू हिज पेपर यंग इंडिया इन विच ही प्रेजेंटेड 11 डिमांड्स दैट वर आइदर टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। गांधी जी बोलते हैं भाई साहब जनवरी में मैं निकाल रहा हूँ अल्टीमेटम, 11 पॉइंट दे रहा हूँ, 11 डिमांड दे रहा हूं जो कि क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट, या तो आप एक्सेप्ट कर लो या उनको रिजेक्ट कर लो। एक्सेप्ट करते हो तो इन पे इंप्लीमेंटेशन करो, रिजेक्ट करते हो तो नहीं तो मैं क्या करूंगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो मैं चालू कर दूंगा। तो कैसे चालू करते हैं? अपॉन रिजेक्शन द मूवमेंट बिगैन विद द फेमस डांडी मार्च ऑन मार्च 12, 1930। 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचते हैं, ठीक है, कौन? गांधी जी पहुंचते हैं, और सी वाटर बॉईल करके क्या करते हैं, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, नमक बनाते हैं। तो ये था स्टार्ट किस चीज का? आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। गिव 2 फीचर्स ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले यहां पे देखो क्या होगा, आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होगा। ऐसी गवर्नमेंट जहां पे क्या होता है कि पावर्स डिवाइडेड होती हैं अपॉन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल कंट्री। इसके 2 फीचर्स आर एज फॉलोस, ठीक है। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हाईलाइट करिएगा या इसको ऊपर लिख के इसके नीचे इसके पॉइंट लिखिएगा फॉर्मेटिंग में, जैसे करा हमने, एक एरो डाला, देखा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर यहां से हम क्या करते हैं, उसका कंटेंट लिखना चालू करते हैं। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो इस आंसर को। Since it's an agreement, it must be in the written form so that there are no doubts about the powers and the function of each set of government. A written thing is generally very clear. Next आता है rigid constitution, ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ changes नहीं। It means that there should be a definite and difficult method of amending the constitution, ठीक है। In this way, the constitution will remain supreme. नेम 1 मेजर पोर्ट इन गुजरात एंड 1 इन कर्नाटका। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पड़ रहा है। यहाँ पे आप वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं कर सकते, मतलब इंक्रीज नहीं कर पाओगे। तो बेसिक आंसर देना है आपको, ठीक है। गुजरात में क्या होगा, कांडला पोर्ट हो गया, और कर्नाटक में कौन सा, मैंगलोर पोर्ट हो गया, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। कांडला पोर्ट जो है इकोनॉमिक के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गिव 2 फीचर्स ऑफ एसीजेड। एसीजेड क्या होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डिफाइन कर देंगे, उसके बाद आप ये आंसर प्रेजेंट करेंगे। क्या इंडस्ट्रियल जोन्स नोन एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीन एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिया। एसीजेड्स आर प्रोवाइडेड विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो
वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे कीवर्ड आ जाएगा अगर आप पॉइंट वर्ड में लिखना चाहो, ठीक है। कंसिडर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज। कंपनीज ऑल्सो रिसीव टैक्स रिलैक्सेशन, ये आपका सेकंड आ गया, फॉर एस्टैब्लिशिंग द यूनिट इन SEZ, ठीक है। यहाँ पे SEZ हर कोई कंपनी नहीं बन सकती, यहाँ पे आपको कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होता है, उसी के बाद उसको फिलफिल करने के बाद ही आप क्या है अपनी कंपनी जो है वो SEZ में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक वन ऑफ द बेसिक या मोस्ट बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि आप एक 100% एक्सपोर्ट यूनिट होने चाहिए। राइट अबाउट द रोल एक्ट 1919, तो एक बेसिक जनरेशन आपको देना है रोल एक्ट के बारे में। यहाँ पे एंडलेस पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपसे सिंपल पूछा गया रोल एक्ट। यहाँ पे आप रोल एक्ट के बारे में बता सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों के व्यूज के बारे में बता सकते हैं, यहाँ पे आप जलियांवाला बाग को भी कहीं ना कहीं एंड में रिलेट कर सकते हैं। So in the 1919, British government passed a new rule called Rowlatt Act, under which the government had the authority and the power to arrest people and keep them in prison without any trial if they are suspected with charge of terrorism. It also provided the government with enormous power to repress political activities. Mahatma Gandhi was extremely agitated by enactment of the Rowlatt Act. He was extremely critical about the act and argued that everyone cannot be punished for isolating political crime. The act was ill-framed as Black Act by the people, ठीक है, एंड इंडियंस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस रोलैट एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ ऑयल सीड, तो ये दो पार्ट का क्वेश्चन हमको देखना है। ऑयल सीड का यूज डिस्क्राइब करना है और हमको ये बताना है कि कौन सा स्टेट जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये 1+1 के मार्क में रहेगा, किस में रहेगा ये 1+2 के 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन सी पे आ गए हैं हम, ठीक है। तो 2+1 क्योंकि क्या बोल रहा है आपसे यूजेस ऑफ ऑयल सीड बताना के पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है हाईएस्ट प्रोड्यूसर। तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर क्यों होगा, जाहिर सी बात है एक ही स्टेट होगा, मल्टीपल स्टेट्स भी अगर हुए तो वो 1 या 2 वर्ड आंसर है, तो ये सिर्फ एक मार्क के लिए कंस्टिट्यूट करेगा। वहीं जो पहला जो चीज़ है, पहली जो सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन है यूजेस जो बोल रहा है आपको, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये मल्टीपल उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर में जो है हमको फर्स्ट पार्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, सेकंड पे थोड़ा कंपेरेटिवली लेस। तो यूजेस की बात करें तो कुकिंग मीडियम के लिए यूज होता है मोस्ट ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल। फिर दूसरी बात में रॉ मटेरियल के लिए यूज होता है, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक, ऑइंटमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एज अ फैट के लिए भी यूज हो जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करते तो ग्राउंडनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में गुजरात, ठीक है। अदर स्टेट्स भी आते हैं जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश भी। टोटल ऑयल सीड्स की बात अगर करते हैं, सिर्फ ग्राउंडनट को छोड़ के टोटल तिलहन की बात करते हैं, तो एमपी क्या हो जाता है आपका हाईएस्ट प्रोड्यूसर हो जाता है। ग्राउंडनट्स के उसमें गुजरात हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। राइट अ नोट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, ये कीवर्ड है इस क्वेश्चन का, तो इसको एक्सप्लेन करोगे। ये एक ऐसा पर्टिकुलर इंडेक्स है जो कि क्या नापता है, एक पर्टिकुलर कंट्री में डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नापता है। और इसी HDI इंडेक्स के बेसिस पर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक कंट्री कितनी डेवलप्ड है कितनी नहीं है, ठीक है। और इस एक्सप्लेनेशन के बाद अब आप लिखोगे ये UNDP के द्वारा पब्लिश करा जाता है। ये क्या डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। हाउ फार इट इज रीच एंड हाउ फार इट इज येट टू रीच हाई रैंक्स इन मैटर ऑफ सच एज पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है। वन कम्स टू नो अबाउट द इंपॉर्टेंट वेलफेयर एलिमेंट्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल एंड हेल्थ स्टेटस। तो ये क्या है, इसके इंडिकेटर्स हैं, सॉरी पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और आप चाहो तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो इंडिकेटर पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इनकम की बात करते हो तो पर कैपिटा इनकम को लिया जाता है। फिर इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में एवरेज लाइफ ली जाती है। एजुकेशन के मामले में यहाँ पे एवरेज स्कूलिंग डे लिया जाता है। तो ये सब करके ये इंडिकेटर्स भी इसमें यूज कर सकते हैं। How is democracy a better form of government when compared with dictatorship or any other alternate form of government? हमको ये बताना कि डेमोक्रेसी बेटर क्यों है, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कंपैरिजन प्रोवाइड कर सकते हो कि क्या कर सकती है, इक्वालिटी प्रमोट करती है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को इन्हांस करती है, क्योंकि इससे लगता है कि इंडिविजुअल जो पर्सन है, सिटीजन है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग में। इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मल्टीपल लोग जब डिस्कशन करके एक डेमोक्रेटिक वे में डिसीजन लेते हैं, ऑफकोर्स सी बात है बहुत सारे व्यूज आते हैं सामने, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आती है और उनको डिस्कस करके एक बेटर व्यू डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम इनकम विच अदर थिंग्स पीपल लुक फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन है आपका 29th। तो इसके अलावा इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। सम केसेस देयर मे बी मोर इंपॉर्टेंट दैन मोर इनकम और मोर, ठीक है। एक्सप्लेन द
इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन ब्रिटिश इकोनॉमी, ये आ जाएगा आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, डिफाइन करोगे। 1914 से लेकर 1918 के बीच में यूरोप में युद्ध लड़ा गया था, जो कि क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है वर्ल्ड इकोनॉमी में, स्पेशली ब्रिटेन इकोनॉमी में। तो अब ब्रिटेन इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट होता है, उसके बाद अब आप ये आंसर अटेम्प्ट करोगे। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ब्रिटेन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन फाउंड डिफिकल्टी टू रिकैप्चर इट्स अर्लियर पोजिशन। ब्रिटेन वॉज बर्डन्ड विद एक्सटर्नल डेट्स। वॉर हैड लेड टू इकोनॉमिक बूम, ठीक है। वॉर की वजह से इकोनॉमिक बूम आता है, बहुत सारे इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। बट जैसे ही वॉर खत्म होता है, ठीक है, प्रोडक्शन जो होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कहीं अब डिमांड नहीं बची। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट रिड्यूस ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग देम इनटू लाइन विद पीस टाइम रेवेन्यूज। द डेट्स लेड टू ह्यूज जॉब लॉसेस, ठीक है। मेनी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वर ऑल्सो इन दिस क्राइसिस। ये हो जाते हैं क्या, आफ्टर एक्सप्लेनिंग वर्ल्ड वॉर वन। आप ऐसे को ऐसे करके क्या कर सकते हो, आप रिलेट कर सकते हो। बाद में आप जा सकते क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंडिया पे इम्पैक्ट भी बता सकते हो, क्योंकि इंडिया के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ करता था ब्रिटेन कॉलोनाइज कॉलोनीज का, तो आप इंडिया से रिलेट कर सकते हो कंक्लूजन में। क्वेश्चन बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज द नीड ऑफ द आवर। बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद 5 फैक्ट्स। तो हमको यहाँ पे 5 फैक्ट्स प्रेजेंट करने हैं, हमको बहुत स्पेसिफिकली बोल दिया गया है 5 ही चीजें आपको प्रेजेंट करनी है। और सबसे पहले हम बताएंगे मिनरल्स का इंपॉर्टेंस। इसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, इस आंसर का इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। इस आंसर का इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा, मिनरल्स का इंपॉर्टेंस रहेगा। उसके बाद हम 5 स्टेटमेंट्स या 5 चीजें बताएंगे इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो मिनरल्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मिनरल डिपॉजिट। Substance manufactured from them or depend upon mineral deposit. Total volume of workable mineral deposit is very less, that is only 1% of the earth crust. Mineral resources are being consumed rapidly and minerals required millions of years to be recreated and concentrated, ठीक है। फाइनली इसको एंड कैसे करोगे, आप इसको एंड करोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप इसको क्या कर दोगे, कंक्लूड कर दोगे, ठीक है। और ये आंसर आपका हो जाएगा कंप्लीट। एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम एरियाज इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हमको क्या करनी है, कोई भी क्या करनी है, एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम्स, ठीक है। साफ कर दिया आपके सामने 4 प्रॉब्लम्स देनी है, ठीक है। चलो, पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सप्लेन करने के बाद इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे द फर्स्ट लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं आती। चैलेंज इज द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद पार्टीज, द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप, डायनेस्टिक सक्सेशन, फेवर्ड पीपल आर चोज देम और इवन देयर फैमिली मेंबर्स। इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है। मनी एंड मसल पावर पे आते हैं। तो थर्ड चैलेंज इज अबाउट ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टी स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शंस। फोर्थ आ जाता है मीनिंगफुल चॉइस, ठीक है। ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू फिट आवर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, ठीक है। ज्यादातर कास्ट बेस पे अपने कैंडिडेट्स खड़े कर देते हैं, वोट बैंक के बेसिस पे कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, इसलिए मीनिंगफुल चॉइस प्रेजेंट नहीं कर पाते, ठीक है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी विद एग्जाम्पल। तो ग्लोबलाइजेशन को आप एक्सप्लेन करने के बाद इम्पैक्ट क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे कि 1991 में हम लोगों ने क्या करा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अप्लाई करी थी। उसके बाद हमको ये फॉलोइंग इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिमांड क्रिएट होती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, तो उससे अल्टीमेटली हायर डिमांड क्रिएट होती है, सॉरी हायर स्टैंडर्ड लिविंग क्रिएट होते हैं। इम्पैक्ट हैव नॉट बीन यूनिफॉर्म अमंग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स, ग्रेट चॉइस ऑफ बिफोर द कंज्यूमर हु आर नाउ एंजॉय द इम्प्रूव क्वालिटी, लोअर प्राइसेस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स। MNCs have increased their investment in India leading to more job creation opportunities. Globalization has enabled some large Indian companies to emerge as MNC themselves like Tata Motors, Infosys, Ranbaxy, Asian Paints, etc. चलिए सेक्शन ई आ जाता है। यहाँ पे हमको रीड द फॉलोइंग, अब अपने 4 मार्क का क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपके सामने एक्सट्रैक्ट दिया गया है बेल्जियम लीडर्स के बारे में, चैप्टर नंबर 1 DP, ठीक है। तो पूरा का पूरा बेल्जियम के बारे में आपको पूरा
यहाँ पे केस स्टडी दी गई है, केस स्टडी मैं पढ़ने नहीं वाला, ऑफ कोर्स बहुत लंबी केस स्टडी है, बट स्टिल आई वुड मैं क्विकली रीड करने की कोशिश करता हूँ. द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ. दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी बिटवीन 1970 and 1993. They amended the constitution 4 times as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement that they worked out is different from any other country and it is very innovative. Here are some of the elements of the Belgian model. Constitution prescribes that the number of Dutch and the French speaking ministers shall be equal. ठीक है, डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. No single community can make decision unilaterally. Many powers of the central government have been given to the state government of the two regions of the country. The state government are not subordinated to the central government. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है. ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट. ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है, in which both communities have equal representation. The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted the equal representation in the central government. Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. This community government is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. This government has the power to regarding cultural, educational, language related issues. You might find Belgian model very complicated. It is indeed very complicated even for the people living in Belgium, but these arrangements have worked well so far. They help in avoiding civic strife between the two majority communities and possible division of the country on linguistic line. When many countries in Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarters. Finally, question देखते हैं, which is the third kind of government in Belgium. तो community government हमको देखने को मिलती है, ठीक है. Who elects the third kind of government? तो linguistic लोग जो होते हैं सारे के सारे वो मिलके इस third kind of government को चूज करते हैं, जो कि डिसीजन लेता है कल्चरल और एजुकेशनल एस्पेक्ट पे. वाई इज बेल्जियम मॉडल यूनिक? क्योंकि यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है. डच स्पीकिंग पीपल हैव एक्सपेक्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन मेजॉरिटी. वहीं जो है आपकी ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट में फ्रेंच लोगों ने एक्सेप्ट करा है इक्वल रिप्रेजेंटेशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग मेजॉरिटी इन ब्रुसेल्स. चलो रीड द एक्सट्रैक्ट. ठीक है भैया. मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट द स्टील थ्रू, ठीक है, undertaking market their steel through Steel Authority of India Limited. In the 1950s, China and India produced almost the same quantity of steel. Today, China is the largest producer of steel. China is also the world's largest consumer of steel. Chota Nagpur Plateau region has the maximum concentration of iron and steel industry. It is largely because of the relative advantages of this region as for the development of this industry. These include low cost of iron ore, high grade of raw material in the proximity, cheap labor and potential growth, vast growth potential in the home market. Though India is an important and iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential, largely due to high cost and limited availability of cooking coal, low productivity of the labor, irregular supply of energy and poor infrastructure. चलो, नेम द नेशन विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द स्टील. तो हमारे सामने आ जाता है चाइना. ठीक है. विच रीजन इन इंडिया आर द हब ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री? तो हमारा छोटा नागपुर प्लाटू जो है वो हब बन जाता है. ठीक है, किस चीज़ का? हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का. What are the some of the limitations which are affecting the production of iron and steel industry? High cost हो गई, low productivity of labor हो गया. ठीक है. The cooking coal, availability of cooking coal हो गई. ठीक है. Productivity of the labor is not sound. The lack of robust supply of materials and many more reasons as well. चलिए, third extract. The second democratic movement was held to restore democracy established in 1990. The real power was in the hand of elected representative, but the king became the head of the state. King Birendra was killed in a massacre in 2001. He had accepted constitutional monarchy. King Gyanendra seized the power in 2005. यहाँ पे नेपाल का केस आपको यहाँ पे प्रेजेंट करा गया है. He refused to accept the democratic rule. All the major political parties in Nepal formed a 7-party alliance. An indefinite strike was launched by the Maoist insurgents and various other groups. Security forces found it difficult to manage millions of people who demanded restoration of democracy almost every day. As a matter of fact, democracy was restored in Nepal on 24th of April 2006. A new constitutional assembly was formed. The parliament was restored and all-party government was formed. What was the political impact of the death of King Birendra in 2001? कि यहाँ पे democracy establish हो जाती है. ठीक है. Was a political turmoil in Nepal and the democracy came in severe danger. This led to beginning of protest in the country. Who was King Gyanendra? किंग ज्ञानेंद्र कौन होते जिन्होंने सीज कर दी थी पावर 2005 में आफ्टर किलिंग द किंग ऑफ बीरेंद्र.
who was the seven party alliance and what was the purpose serve? सेवन पार्टी अलायंस क्या थी? अलायंस ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन नेपाल, जो सब एक हो जाते हैं और रिस्टोर डेमोक्रेसी, नेपाल में डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए काम करते हैं, वो स्ट्राइक्स लॉन्च कर देते हैं और अल्टीमेटली ड्यू टू द एफर्ट्स डेमोक्रेसी वाज फाइनली रिस्टोर्ड इन नेपाल इन 2005। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मार्क प्लेसेस ए एंड बी हैव बीन मार्क। द ए वाली कौन सी है? पीजेंट सत्याग्रह। पीजेंट सत्याग्रह चलो एक बार देख लो, मार्क है, हाँ पीजेंट सत्याग्रह यहाँ गुजरात में है। गुजरात में क्या होता है? खेड़ा सत्याग्रह। तो ए का आंसर क्या होगा? खेड़ा। ठीक है, ए का आंसर क्या हो जाएगा? खेड़ा सत्याग्रह। बी देख लेते हैं। प्लेस वेयर कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन 1927। 1927 में यहाँ पे कांग्रेस का सेशन हेल्ड होता है। देखा, अभी के पॉलिटिकल मैप में मत जाना, उस टाइम के मैप में देखना, तो बी हो जाता है क्या? आपका मद्रास। साउथ में एक बहुत ऐसी कॉमन जगह थी जहां पे कांग्रेस का सेशन हेल्ड हुआ करते थे, वो थी क्या? आपकी मद्रास। चलो, मयूरभंज आयरन ओर माइंस कहाँ आ जाती हैं आपकी? तो ये आ जाती हैं आपके उड़ीसा में, इस पर्टिकुलर प्लेस पे, है ना। ये हो जाएगी नंबर 1 मयूरभंज। ठीक है। नंबर 2 गांधीनगर। गांधीनगर अगेन गुजरात में आ जाता है। नंबर 3 है नामरूप थर्मल पावर प्लांट। नामरूप थर्मल पावर प्लांट आपका आता है असम में। ठीक है, नामरूप थर्मल पावर प्लांट जो है वो आपके असम में आता है। ठीक है। 4th है कांडला। कांडला आ जाता है गुजरात में। ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा मैपिंग। ठीक है, ये मैप क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन जो थे हमारे पास में ऑलरेडी मार्क थे, आइडेंटिफिकेशन के थे। ये वाले क्वेश्चन तो ज्यादातर ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, वो हमारे लिए किसके थे? हमारे लिए मार्क करने के लिए थे। आइडेंटिफिकेशन और मार्किंग, ये 2 एस्पेक्ट आ जाते हैं आपके किसके? मैपिंग पार्ट के। अगेन यहाँ पे क्या होते हैं आपसे, ये जो सेक्शन है जिसमें हम बोलते हैं लोकेट एंड लेबल 3, तो यहाँ पे दिए गए हैं कि 3 को लोकेट और लेबल करना है। हमने आपको पूरे 4 बता दिए, तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा है उतना हमको मार्क करके 100% आना है। ठीक है, यहाँ पे भी 5 में से 5 मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। आपसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि जो स्टेट है उस स्टेट पर्टिकुलर में आपको मार्क करना है। तो अगर आप गांधीनगर यहाँ पे भी मार्क कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, बट वो गुजरात में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान की बाउंड्री पे मार्क कराए। ये केसेस जो हैं अवॉइड करिएगा, प्रॉपर मार्क रखिएगा कहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो ये था आपके सामने पेपर नंबर 6 जो कि प्रेजेंट करा गया है विथ मॉडल आंसर्स। हमने यहाँ पे बात करी है इंट्रोडक्शंस की, हमने बात करी कंक्लूजन्स की, साथ में देखे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिफरेंट काइंड्स के, और इसी तरह के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के लिए आप बने रह सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ पे आपको मल्टीपल कोर्सेज जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब के जैसे कि आप सब जानते हैं। साथ साथ आप आ सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, और आ सकते हैं आप हमारे ऑफिशियल ऐप पे भी, जो कि मैग्नेट ब्रेन्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप जब वेरियस वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता, 100% फ्री एजुकेशन आपको दी जाती है। जस्ट अ काइंड रिमाइंडर, हमारी बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं, ई बुक्स और फिजिकल बुक्स दोनों के उसमें है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से आप इन बुक्स को परचेस कर सकते हैं। साथ साथ बने रहिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए, जो कि है यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए, और साथ साथ इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के बीच में, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। साथ साथ बने रहिए कुछ बिहाइंड द सीन वीडियोस के लिए हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे भी, जो कि है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर। टिल देन कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।